नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साहिल सेठी ब्लॉग्स में। आज हम नए संस्करण के साथ आए हैं आपसे फिर से पॉलिटिकल महाभारत में। ये हमारा चौथा संस्करण है। आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनको भी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो कंटेस्टिंग MLA हैं हमारे यहाँ सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्टिंग कर रहे हैं। हम ज़ोरदार स्वागत करेंगे श्रीमती रीना चौधरी जी का। नमस्कार जी, कैसे हैं मैम आप? मैम हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कि ये हमारी नॉन पॉलिटिकल सीरीज़ है। हम इसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे ज़्यादा, बस आपके व्यूज़ जानेंगे, आपका विजन जानेंगे, आपकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। ऑन द होल आपको जानेंगे आप एज ए पर्सन कैसे हैं, एज ए पॉलिटिकल पर्सन कैसे हैं। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैम अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार, मैं रीना चौधरी, जिसे आपने देखा होगा वो लोगों के बीच लोगों के लिए लड़ते हुए। तो अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए यही कहूँगी कि रीना चौधरी आवाज़ है उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ आज तक सुनी नहीं गई। रीना चौधरी एक आवाज़ है उन लोगों की जिनको आज तक दबाया गया, जिनके साथ कोई आज तक खड़ा नहीं हुआ, उन माताओं बहनों के लिए जिनको आज भी समाज का हिस्सा नहीं समझा जाता। और एक चैलेंज और एक टक्कर और एक चुनौती है उन लोगों के लिए जिनकी पुरुष प्रधान सोच आज भी महिलाओं को पैर की जूती समझती है और आज भी शायद महिलाओं को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान नहीं देती। तो बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए बस इतना कहूँगी, सच के साथ रहती हूँ, सच पे चलती हूँ, अपने हक के लिए लड़ती हूँ, लोगों के हक के लिए लड़ती हूँ और इसी तरह लड़ती रहूँगी, चलती रहूँगी। बहुत अच्छा मैम। मैं आपका थोड़ा और बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। आप कहाँ से हैं, क्या आपने स्कूलिंग क्या की है, फिर आप कैसे इस लाइन में आप आ गए? जी मैं अपने बारे में बताऊंगी तो मेरी स्कूलिंग केवी से है। मैं एक केवी प्रोडक्ट हूँ और उसके बाद मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। परेड कॉलेज से मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की। जम्मू से? हाँ, उसके बाद मैंने PGDBM किया, WLCI जो कि यूके की एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ से, दैट इज इक्विवेलेंट टू MBA इन HR। फिर उसके बाद मैं जॉब में थी प्राइवेट सेक्टर्स में, मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉब करी है दिल्ली में भी। उसके बाद शादी हो जाती है एंड आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस एंड आई वाज रनिंग एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन दिल्ली बाय द नेम ऑफ सीहॉक्स इवेंट। जी। तो शादी के बाद से पिछले 6 साल पहले तक तो आई वाज रनिंग दैट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एंड आई वाज अ वेल नोन पर्सनैलिटी इन दिल्ली एंड NCR, हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद, दिल्ली के एरियाज में पीपल नो मी बाय नेम फॉर माय कंपनी एंड फॉर माय ऑल सॉर्ट ऑफ इवेंट साइट। तो उसके बाद समहाउ ऑल ऑफ अ सडन भगवान ने शायद डिसाइड किया था तो मैं राजनीति में एंटर करी। आई ट्राइड माई लक और पंचायत इलेक्शंस होती हैं हमारे यहाँ पर और मैं ट्राई करती हूँ और 1 महीने के मेहनत के साथ और लोगों ने मेरा साथ दिया और ऊपर वाले ने साथ दिया तो मैं सांबा से मैंने पंगदौर पंचायत से पंचायत इलेक्शन लड़ा और जीत गई। तब से लोगों के बीच हूँ, लोगों के लिए हूँ। हालांकि मेरा परिवार आज भी दिल्ली में है, छोटे बच्चे के साथ यहाँ आई थी। बेटी आज भी दिल्ली में पढ़ती है। जब यहाँ आई थी वो 6 साल की थी, आज वो 13 साल की होने वाली है 8th स्टैंडर्ड में जी। और बेटा 1 साल का था, आज वो 7 साल का होने वाला है। बाकी फैमिली दिल्ली में है और मैं यहाँ पे हूँ। मुझे लगता है शायद एक जरिया था या एक बहाना था ऊपर वाले का मुझे यहाँ पर पहुँचाने का। बेसिकली मैं जम्मू से ही हूँ, मेरा होम टाउन अखनूर साइड है और मेरी शादी यहाँ सांबा में ही रायपुर कैंप में हुई जी। बट फैमिली दिल्ली में सेटल थी और मैं दिल्ली में जॉब करती थी तो वहीं पे सेटल हो गए और फिर डेस्टिनी ने दोबारा अपने लोगों के बीच ला दिया और आज अपने लोगों के साथ खड़े हैं, अपने सब लोगों के साथ ही जीती हूँ और अपने लोगों के साथ ही रहती हूँ। तो तब से लोगों के बीच हैं। आज अगर रीना चौधरी को लोग जानते हैं तो इसलिए जानते हैं कि वो लोगों के हक के लिए लड़ती है, सच के लिए लड़ती है। बहुत से नेता हैं सांबा में लेकिन वो दिखावा ज़्यादा और काम कम करते हैं जी। उनका काम करने का तरीका एक साइड और रीना चौधरी का काम करने का तरीका एक साइड। आज अगर 6 साल की मेहनत के बाद आज मैं उन लोगों से कम्पीट कर रही हूँ जो 30 40 साल से शायद आज राजनीति में, जो 60 70 साल जिनकी उम्र हो गई, तो सिर्फ आँख से आँख मिलाकर ये बोलती हूँ कि मैंने काम किया और मैंने मेहनत करी जी। बस यही है कि लोग आज किसी भी एरिया में जाती हूँ, सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, लाहौरगढ़ तक जाती हूँ, सोडम तक जाती हूँ, वहाँ भी लोग जानते हैं कि रीना चौधरी कौन है। बड़ा अच्छा फील होता है कि लोग मेरे काम की सराहना करते हैं और इज्जत से मिलते हैं और
मेरी बिहाइंड माई बैक भी मेरी इज्जत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया कि जो लोग राजनीति में, लोग मुंह पे तो उनसे मीठे मीठे बनते हैं और पीठ पीछे उनके बारे में ज़्यादातर उनकी सच्चाई बयान करते हैं और उनकी इज्जत नहीं होती। तो मुझे अच्छा लगता है जब उनकी आंखों में भी सच्चाई और उनकी जुबान पे भी सच्चाई होती है कि रीना चौधरी क्या है। तो ये मेरे लिए एक प्राउड की बात है, एंड दिस इज़ द अचीवमेंट कि मैंने पिछले 6 सालों में लोगों के बीच रहकर क्या कमाया। तो मैंने ये इज्जत कमाई, ये नाम कमाया। शायद जो बाकी लोगों के लिए उनकी प्रायोरिटीज़ और थी, जो आज चुनाव में तो उतरे हैं, लेकिन उन लोगों ने शायद आज तक वो इज्जत, वो नाम मुझे नहीं लगता, या इतनी सादगी, इतनी ओपनली, इतनी आंखों में आंखें मिलाकर कोई ऐसे बोल सकता होगा जो कि मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं खरी हूँ, मैं सच्ची हूँ। और बस यही जो जंग है सच और झूठ की, लोगों को पहचाननी है और फ़र्क पता करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये हमारी फॉर्मर सरपंच रह चुकी हैं, बहुत दृढ़ और मेहनती हैं। हम जब ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं मैम, 11 बज रहे हैं रात के। थैंक यू इस बात के लिए भी आपका। और मैं आपसे 1-2 क्वेश्चंस और पूछूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, आप पॉलिटिकली किससे इंस्पायर्ड हैं? देखो, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी राजनीति में जाऊंगी। आई जी। वाज अ बिजनेस वूमन जी। एन एमबीए हूँ, तो मेरा फील्ड ही अलग है। हाँ। बट एक डेस्टिनी के थ्रू, बट जब भी मैं यहाँ आती थी छुट्टियों में या किसी काम से, जब भी कहीं जाना, किसी डिपार्टमेंट में जाना, कई सारे काम होते थे, तो बहुत से ऐसे लोग देखे जिनकी पैथेटिक कंडीशन होती थी ऑफिसेज में, जिनकी कोई सुनवाई नहीं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग, मतलब लिटरली तरस आता था। और मैं उनको रोक के, या मुझे पता नहीं, कुछ एक अंदर से होता है ना कि नहीं देखा नहीं जाता या गलत बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं उनके पीछे लड़ पड़ती थी। फिर मुझे लगने लगा कि शायद इनको ज़रूरत है इनके लिए किसी की लड़ने के लिए। जी। तो शायद वही चीज़ें मेरे दिमाग में क्लिक कर गई, और ऑल ऑफ अ सडन जैसे पंचायत इलेक्शन बीच में आया, कुछ रिलेटिव्स ने बोला कि नहीं, कॉन्टेस्ट करना चाहिए, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई। और जब हो गया तो फिर मुझे लगा शायद ये मेरी डेस्टिनी है और ऊपर वाला शायद मुझे यहाँ पहुँचाना चाहता था। तो तब से मैं लोगों के बीच हूँ। और इंस्पिरेशन की बात करूँ तो बिकॉज इसको कभी एज अ फील्ड मैंने सोचा नहीं था, बट कुछ लीडर्स थे जो जिनकी मैं आज भी इज्जत करती हूँ। वाजपेयी जी की बात करूँगी, मैं सुषमा स्वराज जी की बात करूँगी, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करूँगी। इन जैसा मैं बनना चाहूँगी। हालांकि वो बहुत ऊंचे दर्जे के लोग हैं, मैं नहीं पहुंच सकती, बट अगर उनका मैं कुछ अंश भी बन पाई तो बहुत मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आज की जो राजनीति है और आज के जो नेता हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं कहूँगी, बिकॉज आज के जो झूठ की राजनीति चल रही है, जो फरेब की राजनीति चल रही है, जो खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है, तो उसकी मैं कड़ी निंदा करूँगी। आज राजनीति डर्टी गेम बोला जाता था, तो आज डर्टी से डर्टीएस्ट गेम बनती जा रही है। तो आज की डेट में कोई भी मेरा कोई पॉलिटिकल में गुरु कहूँ या इंस्पिरेशन कहूँ, तो करंट डेट में मुझे नहीं लगता कोई है। बट हाँ, कुछ लोग रह चुके हैं जो लाइफ लॉन्ग रहेंगे। तो बस यही कहूँगी। मतलब कि अगर मैं कहना चाहूँ कि आप उनके कार्यशैली से, जैसे वो काम करते थे, उससे बहुत प्रभावित थे। जी, मैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित थी। जी और जिंदगी भर रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आप किसी पार्टी की तरफ से भी कंटेस्ट कर सकते थे, आपने इंडिपेंडेंट ही कंटेस्ट करना का क्यों सोचा? पार्टीज की, आप जैसे मैंने अभी भी पहले कहा, आज पार्टीज इट्स अ बिजनेस गेम नाउ, प्रॉफिट एंड लॉस में देखा जाता है। आज जनता से नहीं पूछा जाता कि उनको क्या चाहिए। आज पार्टी पे जो ओहदे पे लोग बैठे हैं वो ये देखते हैं कि कौन ज्यादा जेब गर्म करता है। मतलब जो बोली ज्यादा लगाएगा वो टिकट ले जाएगा, चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड हो। आज पार्टियां ईमानदार नहीं रही, तो इसलिए मुझे लगता है अगर मैं वोट मांगने लोगों के बीच जाऊं तो मैं अपने लिए मांगूं। मैंने अगर कुछ किया है तो मुझे वोट डाला जाए, क्योंकि आज वो पार्टियां अगर लोगों के लिए, जो आज आपने देखा पार्टियों में कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज है। सांबा की ही बात करें, कैसे कैसे पहले बीजेपी में जो उथल पुथल हुई, वो जो लोग 45 साल से जिन्होंने उम्र लगा दी पार्टी में, जब उनकी सगी नहीं हुई पार्टी, उनके साथ धोखा कर सकती है। तो हम तो राजनीति से इतने लंबे समय से जुड़े भी नहीं है। फिर उसके बाद कांग्रेस में भी जो हुआ वो भी एक मैच फिक्सिंग जैसी गेम हो गई। तो इस तरह से अब आप खुद कहें कि पार्टियों से लोगों का भी विश्वास उठता जा रहा है, प्लस हम जैसे लोगों का भी, क्योंकि हम अंदर तक देख चुके हैं आज पार्टियों में चल क्या रहा है। जो लोग ओहदों पे बैठे हैं वो ये देखते हैं कि जब भी कोई इलेक्शन आती है तो उनके लिए कमाई का सीजन है, तो वो ये देखते हैं कि हम किस टिकट को कितने में बेचेंगे।
तो जब खरीद फरोख्त होना शुरू हो गई, लोगों की भावनाओं की कदर नहीं हो रही, लोगों के वोट की वैल्यू नहीं आप जज कर पा रहे, तो फिर क्या फायदा ऐसी पार्टियों का। तो मैं लोगों से भी अपील करती हूँ कि जो अंधभक्ति गंधभक्ति में हम लोग चल रहे हैं, जी। हाँ पहले हमारे पूर्वज थे, आज भी हम कई बार जाते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं नहीं हमारे पूर्वज किसी पार्टी के साथ चलते थे तो हम भी चलेंगे। तो मैं उन लोगों को भी कहूंगी कि अपनी आंखें कान खोले। सबसे ज्यादा, जैसे मैं हर बार अपने भाषण में बोलती हूँ, सबसे ज्यादा सगा इंसान अपने बच्चों का होता है, जी। अपनी फैमिली का होता है। जी जी बिल्कुल। अगर पार्टियां आपके बारे में नहीं सोचती, आपकी फैमिली इसके बारे में नहीं सोचती, तो आप उनकी अंधभक्ति क्यों करते हैं? जी। आप वो देखें जो आपके बच्चों के लिए सही है, आप वो देखें जो आपकी फैमिली के लिए सही है। और जो राजनीति है आज की डेट में, अगर आप सच में डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने बच्चों का भला चाहते जी। हैं, तो आप कैंडिडेट फेस वैल्यू पे वोट डालें, ना बिल्कुल। कि ब्लाइंड फॉलोअर बन के। अपना तो आप नुकसान करवा रहे हैं, बट आने वाली कई पीढ़ियां, आज जम्मू कश्मीर में 10 साल से ज्यादा समय के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, आज लोग रो रहे हैं। आज वो युवाओं का हाल देखो, कुछ नशे की वजह से खराब हो गए, कई परिवार तबाह हो गए, जी। कई परिवारों ने अपने जवान बच्चे खो दिए, जो थोड़े बहुत बचे वो चोरी चकारी गलत आदतों में पड़ गए, और जो और थोड़े बहुत बच गए, आज मजबूरन लोग क्या कर रहे हैं, डर के मारे उन बच्चों को ना नौकरी होने की वजह से या ना रोजगार होने की वजह से आज जमीनें बेच रहे हैं, कर्जे उठा रहे हैं, और ब्रेन ड्रेन जिसे हम पढ़ते थे, आज दैट इज प्रैक्टिकली हैपनिंग इन जम्मू। तो आप फॉरेन में बच्चों को अब्रॉड भेज रहे हैं इस डर से कि यहाँ तो मेरा बच्चा शायद किसी गलत आदत में ना लग जाए, और दूसरा आज इनकम का कोई सोर्स नहीं रहा। तो हमने ये दिन देखने के लिए तो नेताओं को वोट नहीं डाले थे कि हम बद से बदतर दिन हो जाए। तो यही चीजें हैं जो लोगों को सोचनी चाहिए। आज बहुत से लोग उनके पास वोट मांगने आते हैं। पहले तो मैं लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आप उनका रिपोर्ट कार्ड देखें कि पिछली बार अगर ये लोग वोट मांगने आए हैं, ये पार्टीज वोट मांगने आई है, तो इनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जो 10 साल बाद आज इलेक्शन हुए, इन 10 साल में उस पर्टिकुलर पार्टी ने या उनके कैंडिडेट ने एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए क्या ऐसा किया कि वो फैमिली कहे कि मैं सच में अच्छे दिन बिता रहा हूँ। बोला जाता था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज अच्छे दिन ना होकर लोगों को रोना पड़ रहा है। आज युवा दुखी हैं, आज बच्चे दुखी हैं, आज माताएं बहनें दुखी हैं, आज बुजुर्ग दुखी हैं। आज कोई भी वर्ग अगर सुखी नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम कुछ अच्छा देखने वाले हैं या कुछ अच्छा हो रहा है। तो यही चीज है, तो लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है, लोगों को प्रैक्टिकली देखने की जरूरत है कि जिन लोगों ने आपको बर्बाद किया, आपके परिवार को बर्बाद किया, परिवारों से जवान बच्चे खा गए ये सरकारें, ये नेता, ये तो फिर आप क्यों उनकी अंधभक्ति में लगे? आप ये देखें कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, मैं उसको वोट डालूंगा। आज उनको देखें जो लोग पढ़े लिखे आप लोगों के बीच वोट मांगने आते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं। पार्टियों से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आज अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे, अपने आप काम करके दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी आप देखें, कैटेगराइज करें लोगों के, क्वालिफिकेशन वाइज जज करें, बैकग्राउंड वाइज जज करें, कैरेक्टर वाइज जज करें। देयर आर सेवरल पैरामीटर्स। उन सब में अगर आपको स्कोरिंग करके अगर आपको जो बेस्ट लगता है उनको वोट डालें, ताकि आप दोबारा से ठगे ना जाए। अगर स्कूलों में बच्चा पास करने से पहले उसके टेस्ट लिए जाते हैं, तो आप यही मान लें कि नर्सरी से लेकर बच्चे को पास तभी किया जाता है। और हम इतने मैच्योर होने के बाद भी हम पास फेल नहीं देखते, हम किसी भी अंगूठा छाप को बना देते हैं कि ये हमारा नेता है, ये बनाएगा, जिसको एप्लीकेशन तक लिखना नहीं आती, जिसको एक एप्लीकेशन लिखी हुई संसद में जाकर पढ़ना नहीं आती, पार्लियामेंट में पढ़ना नहीं आते, जिनको लिख के कुछ भेजो और बोल के कुछ आते हैं। ऐसे अंगूठा छाप लोगों को अगर आप अपने नेता या नुमाइंदे बनाते हैं, तो मुझे लगता है हम लोगों की बेवकूफ़ी है। और मुझे लगता है ये चीज़ें आज वोटर समझ चुके हैं और काफ़ी बदलाव आया है। हम लोगों से मिलते हैं, लोग तंग आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज जो तानाशाही गुंडागर्दी चल रही है, ये बहुत बड़ी जो गुनाह कह लो या गलती कर लो मौजूदा सरकार की, आज लोगों को डराया जा रहा है। मैं फील्ड में जाती हूँ, बहुत जगह हमारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी जाती हैं, इसलिए लोगों को ये डर होता है कि शायद मैडम जाएगी तो लोगों को ज़्यादा अवेयर कराएंगी, उनकी आंखें काल खोलाएगी, तो शायद उनका सुपड़ा साफ ना हो जाए। तो ये चीज़ें अगर किसी को लड़ना है तो गो फॉर अ फेयर इलेक्शन। आप किसी को सुनने से नहीं रोक सकते, किसी को मिलने से नहीं रोक सकते। और गुंडागर्दी तो आप पहले ही आपने जो मचा रखी है, तो उनका जवाब यही है कि हम लड़ेंगे, और डरने वाले हम पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं डरेंगे। तो यही है, आगे जंग चल रही है और लड़ते रहे इलेक्शंस में। तो ओपन में मैं भी फाइट कर रही हूँ और एक लेडी और भी है जो फाइट कर रही है। तो पहले तो उन लोगों को पहले समझाना या उनको समझना चाहिए कि ओपन मींस ओपन फॉर एनीबॉडी। जी मैम, या फिर ये तो अंडरस्टूड सी बात है। हाँ, नहीं, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको शायद ये लगता था, उन लोगों ने मैसेजेस पहुंचाए, बहुत से लोग मेरे ऑफिस में आए, शायद उनको लगता था कि अगर ये मैदान में उतरी तो हमारी सीट खतरे में आई।
तो बोला गया कि नहीं मैडम आप ये करोगे, आप अगली बार लड़ लेना जब वुमेन रिजर्व होगी। मैंने कहा नहीं, मैं तो लड़ूंगी, जी। अगर किसी और को प्रॉब्लम है तो वो विड्रॉ कर ले, बिल्कुल मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। तो लड़ रहे हैं। अभी बहुत से लोग हैं जिनको तकलीफ होती रहती है, आज भी पुरुष प्रधान मानसिकता वाले लोग हैं जी। जिनको ज्यादा तकलीफ होती है जब महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, जिनको शायद पेट में दर्द ज्यादा होती है जब उनको महिलाएं बराबर टक्कर दें। तो आए दिन कोई ना कोई र्यूमर्स फैलाते रहते हैं, कभी ये वो चलते ही रहते हैं मैम, वो ऐसा कुछ कभी नहीं ये है। बोलते हैं कि नहीं दिल्ली से आई है, तो दिल्ली से मैं ये कहना चाहूंगी उन जैसे खुरापाती लोगों से कि दिल्ली से आई हूँ एक्सपीरियंस लेकर, मैं आप जैसी मेंढक नहीं हूँ एक तालाब की जो अपने तालाब से बाहर नहीं निकली, मैंने दुनिया देखी। जी मैम। तो आप जैसे बहुत से लोग आए और गए, उन सब बहुतों का पाला पड़ा मुझसे। जी। तो ये गलतफहमी तो मत रहना कि आप हल्के में लोगे या फिर कोई रूमर्स फैलाओगे। तो ये मेरी जगह है, मैं यहाँ शादी हुई है, मेरा हक है और मेरा जम्मू कश्मीर है। जी। मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि जी। मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ की हूँ। तो जैसे मैंने अपनी स्टोरी में आपको पहले भी बताया, बिल्कुल। ये मेरा होम टाउन अखनूर है और मेरी शादी रायपुर कैंप में है, तो मेरा हक यहाँ भी फिर है। तो आप सांबा के ही हुए, हाँ, तो लोकल मैं कोई सांबा इसमें। की। हाँ अब जिनको कोई पॉइंट नहीं मिलता ना, अपने ऊपर 10 दाग होंगे, अपने दाग मिटाने के लिए शायद अगर कोई ये फेक र्यूमर्स फैलाएंगे कि मैडम बाहर से आई है, तो मैं ये बताना चाहूंगी हाँ मैं बाहर से आई हूँ एंड दैट इज एन अचीवमेंट कि मैं वहां से पॉजिटिव चीजें लेके जी। आई हूँ। मैं दुनिया, अगर देश की राजधानी में मैं रहकर आई हूँ 8-10 साल, तो मुझे पता है कि दुनिया कैसे चलती है। आप लोग जो शायद सांबा से बाहर नहीं निकले या आप लोग अपने तालाब से ही बाहर नहीं निकले, तो वो आपकी कमी है, वो मेरी कमी नहीं है। तो मैं इसको एज अ पॉजिटिव पॉइंट जी। लेती हूँ। तो इस तरह के कुछ ना कुछ र्यूमर्स आए दिन फैलाए रहते हैं, वो चलते ही हाँ, रहेंगे हाँ, मैम। डिपेंड है। जी। मेरे लिए मेरे लोग जरूरी हैं, मेरे लिए मेरा काम जरूरी है। 24/7 लोगों के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। बाकी लोग साथ देंगे, ऊपर वाला साथ देगा, तो डेफिनेटली अपने सांबा के लोगों के लिए कुछ ऐसा कर कर दिखाएंगे जो आज तक जिनको हमने वोट डाला वो आम लोगों से नेता महानेता बन गए, लेकिन लोगों की शायद उन्होंने सुध नहीं ली। मैं ओपन चैलेंज देती हूँ कि 6 महीने का टाइम दो, सांबा में जो सुधार पिछले कई दशकों से नहीं हो वो मैं कर कर दिखाऊंगी। जी मैम। आज महिलाओं को ये बोला जाता है कि जैसे कि नहीं शायद जो पुरुष प्रधान सोच वाले कि नहीं कर सकती हैं, तो ये चैलेंज या मैं प्रूव करके दिखाना चाहती हूँ कि शायद महिलाएं अगर राजनीति में आती हैं तो पुरुषों से भी ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। जी मैम। क्योंकि अगर वो घर चला सकती हैं, बच्चे पाल सकती हैं, आज देश चलाने में भी उनका इतना ही जी योगदान। मैम, हमारी प्रेसिडेंट जो है वो विमेन है। आप प्रेसिडेंट विमेन हैं, लेकिन उनको भी बेचारी को शायद ये काम अभी जिस तरह करने देना चाहिए उनको नहीं करने दिया चलो जाता। वो एक अलग मैटर है। वैसे मतलब कि आपको प्राउड तो फील होता ही होगा कि एक विमेन का। तो लेकिन ये है कि महिलाओं को आज खुद भी जी। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, जी। बाहर आना चाहिए। और जो लोग ऐसी पुरुष प्रधान सोच वाले आज भी महिलाओं को शायद बाहर नहीं निकलने देते, तो जी। उनकी सोच बदलनी चाहिए। और बस यही कहना चाहूंगी, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो आते रहते हैं महिलाओं को रिलेटेड मेरे जी मैम, मैं इसी से नेक्स्ट ही मैं क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा कि बीइंग ए विमेन, आप हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए आपका विजन क्या है कि आप जीतने के बाद उनके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहले मैं महिला सुरक्षा पे काम करना जी चाहूंगी। आज हालांकि पूरे देश में महिला सुरक्षा इज अ बिग क्वेश्चन। जी। महिलाओं को लेकर पहले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा था वो फेल होता दिख रहा है। जी। आज पढ़ाई में भी आज गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोगों के लिए मुश्किल है महिलाओं को पढ़ाना। वो जी। जी। ये देखते हैं कि शायद बेटे को पढ़ाएंगे तो बेटी, आज भी बहुत से ऐसे एरियाज हमने देखे। बिल्कुल। और फिर रहा बेटी बचाओ में भी आपको पता है आज क्या हालात हो रहे हैं पूरे देश में जी महिलाओं के मैम, साथ, बहुत। क्या दुष्कर्म किए जा रहे हैं, उनकी क्या हालत, चाहे डाउरी केसेस हैं और भी बहुत सारे केसेस जी हैं, मर्डर्स और रेप केसेस, इस तरह के बहुत सारे क्राइम्स जी। पहले पूरे भारत में हो रहे थे, बट आज की डेट में जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज्यादा। तो मैं महिला सुरक्षा पे स्पेशली काम करना चाहूंगी। तो इसके लिए अगर सांबा के लोग मेरा साथ देंगे, मेरी महिलाएं, मेरी माताएं, मेरी बहनें मेरा साथ देंगी, मेरे बुजुर्ग मेरा साथ देंगे, मेरे भाई मेरा साथ देंगे, तो मैं महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम करूंगी। हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए जाएंगे महिलाओं के लिए, और उन सभी दबे हुए, डरे हुए, सहमे हुए, जिन लोगों को आज तक सुनवाई नहीं हुई, जिन लोगों को डराया जाता, धमकाया जाता, और पिछड़े हुए लोग जिनकी शायद कोई हेल्प नहीं करता या जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल सेल्स खोले जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए जाएंगे, CCTV कैमराज लगवाए जाएंगे पूरे सांबा में, चौक चौराहों में, मार्केट्स में,
और स्कूल कॉलेजेस में, ताकि कोई भी ऐसी हरकत अगर कोई होती है, कोई गलत बात होती है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी तो मैम। महिला सुरक्षा विल बी माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी मैम। क्योंकि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। जी। आज महिलाओं को देवी बोला जाता है और मंदिरों का शहर जम्मू कश्मीर है। तो सबसे जरूरी मंदिरों के शहर में की इज्जत तभी बनेगी जब माताओं बहनों की इज्जत बनेगी, जिनको देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो उनके लिए काम करना चाहूंगी। और स्पेशली मैं महिलाओं की पढ़ाई और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने पे फोकस करूंगी, क्योंकि आज मैं उन सभी लोगों को भी ये बोलना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, शादी करने से पहले उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर कर भेजो, क्योंकि आज के जो हालात हैं बहुत खराब है। कोई नहीं जानता कि कल को कौन से दिन देखने पड़ेंगे। अगर आपकी बेटियां सेल्फ डिपेंडेंट होगी तो आप एक चिंता से मुक्त होंगे। जिस तरह हम बेटों के लिए कहते हैं कि बेटा नौकरी करना चाहिए तो उसका परिवार बसेगा, वो अच्छी जिंदगी जी पाएगा, उसी तरह हमें ये सोच बदलने की जरूरत है कि महिलाओं को भी, बेटियों को भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की जरूरत है। ताकि, क्योंकि एक तरफ तो उनके सेल्फ एस्टीम और सेल्फ ग्रोथ के लिए जरूरी जी। है, दूसरा आज महंगाई इतनी ज्यादा है, आज सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया कि दोनों मियाँ बीवी कमाएं तो घर चलता है। और बिल्कुल बड़ी मैम। होंगी महिलाएं तो अपने बच्चों के लिए भी वो अच्छा करियर डिसाइड कर सकती है, अपने बच्चों की ग्रोथ में हेल्प कर सकती है। और महिला को या माता को, जैसे कि बच्चे का पहला गुरु बोला जाता है, तो अगर वो गुरु ही पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चा डेफिनेटली। जी मैम, वैसे ही किसी ने कहा कि अगर आप एक औरत को साक्षात करते हो तो वो पूरी फैमिली को करते हो आप। जी। तो मैम मैं नेक्स्ट, मेरे थोड़े और स्मॉल इश्यूज हैं। मैं आपको बता दूं कि आज आज़ादी के 78 साल हो गए, तो आज भी अगर हम इन चीज़ों पे बात करेंगे तो कुछ है, मतलब दिक्कत है। मैं आपको बताऊं, हमारे सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, रोड की बहुत प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी की। लोग आज भी, मैं आपसे, आप भी कहीं कैंपेनिंग करने जाते हैं तो आप भी कहीं पैदल चले होंगे, कहीं 2-4 किलोमीटर पैदल। वो उन लोगों की तकलीफ को आप कैसे देखते हैं? जी, मैंने जैसे भी अपने मैनिफेस्टो में भी बताया, जी। इन सभी इश्यूज को मैं प्रायोरिटाइज करूँगी, ये मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक तरफ तो जैसा आपने कहा कि 78 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हो, लेकिन आज भी ये गिनवाए जाते हैं कि हमने फ्लाईओवर बना दिए, ये बना दिए, जी। बट आज भी सांबा में बहुत से ऐसे, बर्दन चले जाओ, काफ़ी सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आज भी रोड नहीं पहुंची। बिल्कुल। हम कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो घुटना घुटना पानी क्रॉस करके, हम एक दिन जाते हुए या एक दो बार जाते हुए हमें लगता है कि हाँ ये कैसे जीते। उन लोगों की हालत क्या होगी जो daily रोज, बिल्कुल ड्यूटी पे जाते हैं, महिलाएं, माताएं, बहनें, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं जी। जाना पड़े, वहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती, लोग चारपाई पे उठाकर आज भी पेशेंट्स को अस्पताल तक पहुंचाते। तो आप मान सकते हैं कि कितनी ग्रोथ इस सांबा की हुई आज तक। जी मैम। बहुत से ऐसे एरिया, सुंब का एरिया ले लो, मानसर रोड की हालत देख लो, रोड की क्या हालत है। तो आप बिल्कुल मैम, गोरखनाथ आए जाते दिन हैं तो, एक्सीडेंट हाँ, होते हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ी की बैलगाड़ी बन जाती है। बिल्कुल। गोरन वाली रोड देखो, कितना मतलब एक तीर्थ स्थान है, वहां पर दूर दूर से दुनिया मैम, आती है, कितनी आदमी के मान्यता है। अस्थिपिंजर ढीले हो जाते हैं वहाँ तो। हाँ, वही कह रही हूँ। तो मतलब आप, इतनी मान्यता, इतनी दुनिया दूर दूर से आती है, लेकिन रोड आज तक नहीं बनी। तो फिर क्या फायदा हमें इतनी ज्यादा बिल्कुल। गिनवाने का कि हमने ये किया, ये किया। बिजली की बात करें तो आज भी लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही। पानी की बात करें, बहुत से ऐसे गांव हैं, मैम संगवारी बहुत चले दिक्कत है। जाओ, सुमंदा चले आप जाओ, गाँव की बात छोड़ो, हमारे टाउन में बहुत प्रॉब्लम है पानी की। जी। तो ये बेसिक नेसेसिटीज है जी मैम। जो सरकारें आज तक यही पूरी नहीं कर पाई। आज लोग 50-50, 60-60 रुपए का ड्रम पानी खरीद कर पी बिल्कुल। रहे हैं। आप खुद मान सकते हैं, बरसातों का पानी लोग पी रहे हैं, तालाबों का पानी, मतलब गंदा पानी जिसमें ग्रीन ग्रीन कह सकते हैं, एल्गे होता है। एल्गी होता है, फंगस होती है, सब कुछ, वो पानी लोग मजबूरन पी रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि तरक्की कहाँ हुई है या क्या हुआ। तो ये जो आई वॉश किया जाता है, तो आज इन सभी तकलीफों से लोगों को निजात दिलाने की जरूरत है। तो मैं सभी लोगों से ये मैं ओपनली बोलती हूँ, और जो नेता आज मुझे देख रहे जी। हैं उन सबसे भी, कि मैं इन प्रॉब्लम से महीने के अंदर जितनी ज्यादा इन पे कार्रवाई की जाएगी, इन पे प्रोजेक्ट्स बनाए गए जाएंगे और इन पे काम शुरू करवाया जाएगा। और 6 महीने का मैं मैक्सिमम टाइम मांग रही हूँ, इनमें इन सभी दिक्कतों पे काम किया जाए। जी मैम। उसके अलावा बहुत सारे अदर, जी मैम, मैं वही बोलने वाला था कि इन एडिशन और भी इश्यूज हैं, जैसे कि सांबा की जो हम कह सकते हैं हेरिटेज पॉइंट्स हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। हमारी सांबा की मार्केट है, वो जो मार्केट ग्रोथ में जानी चाहिए वो डिके में जा रही है। हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सांबा से बाहर कर दिया गया। ये आप कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? देखो, सांबा की बात करें तो सांबा कहने में एक डिस्ट्रिक्ट की मार्केट है, जी मैम। लेकिन जिस लेवल की सांबा की ग्रोथ होनी चाहिए
मार्केट की बात करूं, जैसे आपने कहा, जी ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं जी। तो सांबा की नहीं होती। जी आज किसी ने कोई छोटी सी भी चीज लेनी हो तो वो विजयपुर जाना प्रेफर करता है, और सांबा की मार्केट बिल्कुल जीरो हो गई। जी ऊपर चौटा से बाजार शुरू करो तो आधी दुकानों से ज्यादा दुकानें बंद है। जी मैम। वो इन्हीं नेताओं का फेलियर है, इन्हीं राजनीतिक पार्टियों का फेलियर है। जी जो हक सांबा को मिलना चाहिए था, जो ग्रोथ सांबा को मिलनी चाहिए थी, वो सांबा को नहीं दिलवाई जी मैम। और ग्रोथ दिला दी आस पड़ोस के एरिया से। जी जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको ये इस तरह आस पड़ोस में बांट दिया जाता है कि ताकि सांबा के लोग आज भी उसी तरह सोचें कि आज हमारी ग्रोथ होगी, कल हमारी ग्रोथ होगी। शायद यहाँ तो ये उस गोली में उनको हमेशा रखना चाहते हैं कि हमें हर बार वोट दोगे क्योंकि इन्होंने कुछ करना नहीं है, शायद इस बार वोट डालोगे तो हम करवाएंगे, फिर काम नहीं करेंगे, फिर जी मैम। करवाएंगे तो हम डालेंगे। तो गोलीबाजी का काम करते हैं। बिल्कुल, एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बाहर चले गए और जो हमारे हेरिटेजल पॉइंट्स हैं उनको भी डेवलप नहीं किया जा रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही। क्योंकि अगर वो डेवलप होंगे, हमारे पार्क्स बनेंगे, अम्यूजमेंट पार्क्स बनेंगे, हमारा कोई लाइब्रेरी अच्छी सी बन सकती है, हमारे कोई म्यूजियम बन सकते हैं, तो वहाँ लोगों को आना जाना लगा रहेगा, हमारी मार्केट की भी ग्रोथ होगी। क्या इस तरह के कोई प्लान्स आपने सोच रखे हैं? जी, हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे जी। हम जितने भी यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस है जी उनकी मैम। बात करेंगे, उनकी ग्रोथ के लिए प्रॉपर फंड्स एलोकेट किए जाएंगे, जी। उनकी ग्रोथ की जाए। बिकॉज सांबा फोर्ट कहने में इट्स अ फोर्ट, जी। लेकिन जो इज्जत जो सम्मान सांबा फोर्ट को मिलना चाहिए वो आज नहीं है मिला। मैम, नहीं आज इतने सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं यहाँ पर बहुत सारे इतने मंदिर हैं। मोहरगढ़ का किला है, देवगढ़ का किला बहुत सी है। ऐसी जगहें हैं जिनको हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम जी। ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करवाया जाता। इससे एक तो OSR जनरेट हो सकता था, जी मैम। दूसरा एक अचीवमेंट हो जाती है कि सांबा की ये मेन जगहें हैं, हाईलाइट होता है, इससे सांबा की भी प्रमोशन। बिल्कुल। लेकिन नालायकी है उन नेताओं की जिनको हमने वोट डालकर बनाया, लेकिन उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। तो ऐसे बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर सांबा में काम होने की जरूरत थी, लेकिन इन सरकारों ने, इन नेताओं ने सिर्फ अपनी जेबें गर्म करी, अपनी जेबें भरी, वो पैसा कहीं आगे पीछे यूज कर लिया, लेकिन जो जहां लगाना चाहिए था जी मैम। वहां नहीं लगाया गया। तो मैं इस पर सख्ती से काम करूंगी और अपने सांबा को आगे लेकर जाऊंगी। मैंने 6 महीने का टाइम जैसे बोला, इन 6 महीनों में इन सभी कामों को शुरू करवाया जाएगा। और मैं ओपनली बोलती हूँ कि 6 महीनों में आप खुद एक चेंज नोटिस करेंगे जी। कि सच में सांबा तरक्की कर रहा है और सच में सांबा में बदलाव आ रहा है। 3 इश्यूज मैम और बचते हैं। सबसे पहले हमारा, मैं आपको सभी बता देता हूँ, सबसे पहले हमारा यूथ का इशू है। यूथ हमारा नशे की तरफ जा रहा है। उसके 2-3 कारण जो मेन है, एक तो एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, दूसरा रोजगार नहीं है उनको इतना कि वो बिजी रह सकें। तो आप इसको कैसे देखते हैं? हमारे जो नौजवान हैं वो जो सड़कों में जाते हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे प्रेफर किया जाता है, ना कि कंपनी रोल पे। तो आप उनको कैसे देखते हैं? आप उनका मतलब कि क्या विजन है आपका उनके लिए, यूथ के लिए? देखो, यूथ की बात करें, जैसे आपने कहा एजुकेशन की बात करें, तो सबसे पहले मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी ऐड किया कि सबसे पहले मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं, जी। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा। जी। आप लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों डालते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो काम किया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा। जी। जो फैसिलिटीज बच्चों को चाहिए वो दी जाएंगी। अगर स्मार्ट क्लासेस की जरूरत है तो वो, अगर लाइब्रेरी की जरूरत है वो दी जाएंगी। प्रॉपर सिटिंग सेटअप दिया जाएगा, जी। अच्छे रूम्स दिए जाएंगे, ताकि आपको प्राइवेट से ज्यादा अच्छा लगे कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जी जाकर भी हमें वो क्वालिटी एजुकेशन मिले। दूसरा, आपने बात करी यूथ की। जी। जी बिल्कुल सही कहा। आज बेरोजगारी की वजह से युवा बहुत ज्यादा गलत दिशा में जा रहा है। उनके लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए जाएंगे। जी। देखो, गवर्नमेंट जॉब्स आज इन सरकारों ने खत्म कर दी, बट हम करेंगे ऐसा जो हम सांबा के लिए कर सकते हैं। जी। हम उनके लिए ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कराएंगे, जॉब फेयर्स लगवाए जाएंगे। जी। फिर सांबा में बहुत बड़ा स्कोप है इंडस्ट्रीज का। जी मैम। यहाँ पर इन यूथ को यूटिलाइज किया जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पा रहा है वो। इन नेताओं ने उन फैक्ट्री से टाई अप कर लिए, उनसे महीने हफ्ते लगवा लिए बहुत से नेताओं ने। तो ये अपनी जेबें गर्म करने शुरू हो जी। जाते हैं। जो बच्चों को हक मिलना चाहिए था, जो युवाओं को हक मिलना चाहिए था, जब ये फैक्ट्रीज लगती हैं तो ये बोलती है कि हम 80%, मिनिमम 80% बिल्कुल हम लोकल्स को लेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी, बहुत कम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एक्चुअली
लेती हैं, बट यहाँ पर नॉर्मली बाकी सारी इंडस्ट्रीज में 5 से 10% लोकल लिए जा रहे हैं, बाकी सारे आउटसाइड जी। हैं। और जो 5 से 10% है वो भी ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हाँ, पे वो भी लिए यहाँ के लोकल, आज वो ठेकेदार भी कई वोट मांगने आ रहे हैं, तो लोगों को जांचना चाहिए कि ये ऑलरेडी आपका हक खाते हैं और दोबारा से अभी अगर इनको पावर देंगे तो ये आपको जो 100 में 50 देते हैं तो ये वो 50 भी खा जाएंगे। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दूसरा मेन इशू है कि जो 5 से 10% लगे हुए हैं उनका भी जो 100 रुपए, अगर सपोज एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ, तो 50 रुपए ठेकेदार ले लेता है। जी। तो वो भी एक तो अंडर एम्प्लॉयड, आज मतलब अगर किसी की काबिलियत, किसी ने आज कोई डिग्री करी हुई है फिर भी उसको लेबर क्लास में लिया जा रहा है जी। ठेकेदार के थ्रू। उसके बाद जो उसकी मेहनताना या दिहाड़ी बनती है उसमें से आधा ठेकेदार ले रहा है। तो ये जो डबल ट्रिपल मार सांबा के युवाओं को मिल रही है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी मैम। मैंने इन पॉइंट्स को क्लियरली मेंशन किया हुआ है अपनी मैनिफेस्टो पे। तो इन सब पर नीतियां बनाई जाएंगी और इन सबको एप्लीकेबल किया जाएगा स्ट्रिक्टली, जो क्योंकि आज तक यही हो गया, पेपर्स में होता बट ग्राउंड में नहीं होता। जी मैम। आई एम एन MBA, तो मेरे को पता है बिल्कुल मैम। ऑन रोल और ऑफ रोल के क्या प्रोविजंस होते हैं, जी। तो इनको बड़ी भांति मैं जानती हूँ। और इन फैक्ट्रीज को भी कैसे पूछा जा सकता है जी। वो भी मुझे पता है बिल्कुल कि CSR में क्या करना चाहिए, ESR में क्या करना चाहिए, जी। और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनको भी मैं अच्छे से जानती हूँ। तो इन सारे के सब के बारे में सबका हिसाब किताब लिया जाएगा और जिनका हक जो बनता है उनको हक दिया जाएगा, उनके लिए लड़ा जाएगा और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलवाए जाएंगे। और जो दलाल उनका हक खा रहे हैं उन दलालों को सीधा किया जाएगा। मैम डेली वेजेस का बहुत इशू है, ये मेरा लास्ट है, बट डेली वेजेस का बहुत इशू है, बड़ा दुख वो होता कैसे है, देखेंगे आप? बड़ा दुख होता है अपने उन डेली वेजेस की हालत देखकर। पिछले कुछ दिन पहले हम कैंपेनिंग अभी जब हमारी चल रही थी, जी मैम, डेली वेजेस काफी से बिल्कुल ने रोड ब्लॉक किया। आज 1.5 साल से ज्यादा हो गया उन लोगों को अपने हक के लिए लड़ते हुए। वो लोग सड़कों पर उतरे, बट इस तानाशाही गुंडागर्दी वाली सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई, जी। उनके बच्चे रोडों पर उतरे। इस सरकार को तरस नहीं आया। तो आज मैं उनकी बहन बनकर उनके साथ खड़ी पहले भी थी और आगे भी खड़ी होंगी, उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाऊंगी, उनके हक के लिए लड़ूंगी और जितना मुझसे हो पाया मैं करूंगी। पहले भी पीठ नहीं दिखाई और आगे भी नहीं दिखाएंगे। जी मैम। आज और भी बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो इनकी प्रताड़ना सह रहे हैं, जो इनकी गुंडागर्दी सह रहे हैं, उन सब के लिए हम उनके हक के लिए लड़ेंगे। स्पेशली अपने सांबा के साथ गलत नहीं होने देंगे। जी मैम, इतना वादा है। बिल्कुल। हर इंसान के मन में ये होगा कि हमारे पीछे खड़ी, ठीक। उनकी बहन बनकर, उनकी बेटी बनकर, उनके परिवार का सदस्य बनकर रीना चौधरी हर उस गलत आवाज़ के, हर उस गलत इंसान के खिलाफ लड़ेंगे। और जिस तरह पहले भी काम करते हैं और इसी तरह लोगों के बीच रहेंगे, लोगों का काम करेंगे और एक चुनौती की तरह उन गलत लोगों के लिए, एक चैलेंज की तरह उन गलत लोगों के लिए, एक खतरे की तरह उन गलत लोगों के लिए हमेशा यही रहूंगी और अपने लोगों के लिए, उनके हक के लिए लड़ूंगी। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, बहुत ही मज़ा आया आपसे बातें करके। काफ़ी सारे एस्पेक्ट आपने कवर कर दिए जो कि मैं पूछना चाहता था, जो बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपने इतना सोच रखा है उसके बारे में, बहुत ही अच्छा लगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। तो आज के लिए शुभ रात्रि। हमारे साथ है रीना चौधरी। नमस्कार। तो साथियों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आज हम थे रीना चौधरी जी के साथ। रीना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। आप हमारा मान बढ़ा सकते हैं लाइक करके। आपका लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अंत में वोट अपील मेरी तरफ से, रीना चौधरी 12 नंबर पे कैंची का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं और इस बार वोट डालने से पहले ये ज़रूर सोचें कि पिछले 10 सालों में आपने क्या खोया और क्या पाया। वो माताएं, वो बहनें वोट डालने से पहले ये ज़रूर सोचें जिन्होंने अपने चिरागों को खो दिया उन गलत नेताओं की वजह से, जो बलि चढ़ गए गलत आदतों में फंसकर। ये भी ज़रूर सोचें उन युवाओं के बारे में जो आज बेरोज़गार हैं, आज पढ़े लिखे होने के बावजूद, जिनको मजबूरन कईयों को ये नेता खा गए और कईयों को मजबूरन आज माता पिता उनकी जान बचाने के लिए, उनका घर बसाने के लिए, उनका जीवन चलाने के लिए मजबूरन कर्जे उठाकर इस देश से दूर भेज रहे हैं। सोचना है उन सबको, उन डेली वेजर्स को, जिनको 1.5 साल से अपनी जंग लड़ते हुए ये गूंगी बहरी सरकार आज तक सुन नहीं पाई। और
सोचना है उन माताओं बहनों, उन बच्चियों को जिनको आज डर लगता है घर से निकलते हुए, उन पिताओं को, उन माताओं को जिनको डर लगता है कि अपनी बच्ची को स्कूल भेजते हुए कि टाइम से घर पहुंचेगी कि नहीं। तो इन सब सवालों के साथ, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इस बार वोट करना है अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए। 12 नंबर पे कैंची का बटन दबाकर अपनी बहन, अपनी बेटी रीना चौधरी को मौका दें और अपने सांबा की तरक्की में हाथ बटाएं। अपनी माताओं बहनों को हक दिलाने में हाथ बटाएं, अपने युवाओं को रोजगार दिलाने में, उनका हक दिलाने में हाथ बटाएं। एक मौका आपकी बहन, आपकी बेटी रीना चौधरी को कैंची का बटन दबाकर 12 नंबर पे विजयी बनाएं। धन्यवाद।